हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश पंचवरिया और आज हम बात करेंगे साथियों हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो उच्च शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में। तो उच्च शिक्षा प्रणाली को साथियों 3 कैटेगरी के अंदर विभाजित किया गया था। प्राचीन भारत में शिक्षा, मध्यकालीन भारत में शिक्षा और आधुनिक भारत में शिक्षा। तो हमने जो प्राचीन भारत में शिक्षा है उसका पहले ही वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। और आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में मध्यकालीन भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में। तो मध्यकालीन के दौरान कई राजवंशों का उदय हुआ साथियों। इसमें पाल वंश, सेन वंश, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल आदि इन राजवंशों ने शिक्षा, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। इसमें पालों के समय में ओदनपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 455 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया गया, जिसे हूणों द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। साथियों, यह वह समय था जब अरब और मध्य एशिया क्षेत्र की प्रथाएं, संस्कृतियां और परंपराएं भारतीय निवासियों में घुल मिल चुकी थी। और इसी काल में लगभग 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी और 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी भारत आया था और हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा केंद्रों को क्षति पहुंचाई थी। किनके द्वारा? महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के द्वारा जो हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा केंद्र थे उनको क्षति पहुंचाई थी। इसके बाद में साथियों अरबी और पारसी को प्रमुखता मिली। तो उस मध्यकालीन भारत में जो शिक्षा थी तो उसमें अरबी और पारसी को प्रमुखता दी गई। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली अस्तित्व में आई। दिल्ली सल्तनत के द्वारा उर्दू को लोकप्रिय बनाया गया। मुस्लिम शिक्षण संस्थान मस्जिदों में संलग्न होते थे तथा शिक्षा प्रणाली इस्लामिक सिद्धांतों, नियमों और सामाजिक परंपराओं पर आधारित होती थी। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल शासन के दौरान शिक्षा को राज्यों का संरक्षण प्राप्त था। तो उस समय जो मध्यकालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको राज्यों का संरक्षण प्राप्त था साथियों। मुस्लिम शासकों ने सभी को शिक्षा प्रदान करने हेतु कई मकतबों, मदरसों तथा पुस्तकालयों का निर्माण करवाया। मुस्लिम शासन के दौरान शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ। तो जो मध्यकालीन शिक्षा के अंदर एक तो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का भी विकास हुआ था साथियों। मुग़ल शासकों ने विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर व उन्नत अध्ययन के लिए कई संस्थानों की स्थापना की, जहां अध्ययन हेतु कई शाखाओं का निर्माण करवाया, जैसे गणित, ज्यामिति, खगोल विज्ञान, भौतिकी, दर्शन, इतिहास, साहित्य इत्यादि। किंतु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल साम्राज्य और धर्म पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था समाप्त हो गई थी। तो किसके मृत्यु के पश्चात? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ये सारी जो शिक्षा व्यवस्थाएं थी ये समाप्त हो गई थी। साथियों, किसी भी राष्ट्र का आधार वह शिक्षा होती है जो उसके नागरिकों को प्रदान की जाती है। मध्यकाल में शासकों ने युद्ध में व्यस्त रहते हुए भी शिक्षा के विकास की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया, किंतु उनकी शिक्षा मजहबी थी। डॉक्टर यूसुफ हुसैन के शब्दों में मध्य युग में प्रत्येक बात को मजहबी दृष्टिकोण से सोचा जाता था। राजनीतिक दर्शन और शिक्षा पर मजहबी नियंत्रण था और मजहबी परिभाषाओं के अनुकूल बना दिया गया था। लोगों के सोचने और कहने का दृष्टिकोण भी मजहबी होता था। मध्यकाल में शिक्षण संस्थाओं के उद्देश्य और शैक्षिक प्रणाली इस प्रकार की थी साथियों। यानी मध्यकाल में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो किस प्रकार का था? तो सर्वप्रथम इस्लामिक शिक्षा का लक्ष्य मुसलमानों में ज्ञान की वृद्धि करना था। महमूद साहब के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना एक कर्तव्य है और उसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। पहले भी हमने जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें पढ़ा था कि शिक्षा के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती है, वैदिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और इसके जो मध्य युग की जो शिक्षा थी इसमें भी यही बात कही गई है कि ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो प्रत्येक मुसलमान और पुरुष स्त्री के लिए ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। दूसरा लक्ष्य था इस्लाम का प्रसार करना और भारत में इस्लाम का
प्रसार शिक्षा के माध्यम से किया गया। मकतबों में बच्चों को प्रारंभ से कुरान पढ़ाई जाती थी, जिन्हें उन्हें इस्लाम के मूल सिद्धांतों के विषय के रूप में जानकारी हो सके। महमूद साहब के अनुसार विद्वानों की स्याही शहीद रक्त से अधिक पवित्र है। तीसरा लक्ष्य था इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार सदाचार की एक विशिष्ट प्रणाली का विकास करना, और चौथा लक्ष्य था भौतिक सुख प्राप्त करना। इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि यह लोगों को उच्च पद प्राप्त करने के लिए प्रलोभन देता था। यही कारण था कि मुस्लिम शासक विद्यार्थियों को प्रशासन में सिपलासार, काजी, वजीर आदि पदों पर नियुक्त करते थे। अंत में इस्लामी शिक्षा का लक्ष्य राजनीतिक उद्देश्यों और स्वार्थों से प्रेरित था। मुस्लिम शासकों के सामने विदेशी भूमि पर अपनी शासन व्यवस्था, भव्यता और संस्कृति को सुदृढ़ करने की प्रमुख समस्या थी। वे शिक्षा के माध्यम से यह कार्य करना चाहते थे। और मध्य युग शैक्षणिक कार्य प्रणाली धर्माचार्यों, रहस्यवादियों के द्वारा नियंत्रित की जाती थी। तो इसमें यह जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन जो मध्य युग में था उसमें हस्तक्षेप हुआ करता था। इसमें धर्माचार्यों, जो मध्य युग के जो शिक्षण कार्य प्रणाली थी उसमें धर्माचार्यों, रहस्यवादियों के द्वारा नियंत्रित रहती थी। इसमें देखो शैक्षणिक संगठन, तो इसमें प्रारंभिक शिक्षा मकतब प्रारंभिक शिक्षा का प्रमुख स्थान था। यानी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो मकतब हुआ करती थी, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता था। साथियों, इस्लामी शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को वर्णमाला और धार्मिक प्रार्थना का ज्ञान कराना था। धनी वर्ग के लोग अपने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए अलग से अध्यापकों की नियुक्ति करते थे, लेकिन उस क्षेत्र के जनसाधारण मकतब में अपने बच्चों को भेजते थे। इसके अतिरिक्त खानकाह और दरगाह में भी प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। जब बालक 4 वर्ष या 4 महीने और 4 दिन का हो जाता था तो उसे शिक्षा देने की रस्म अदा की जाती थी, जिसे बिस्मिल्लाह कहते हैं। अच्छे वस्त्र पहनाकर एक कुर्सी पर बैठाकर बच्चे की शिक्षा शुरू की जाती थी। मकतबों में सभी वर्गों के लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। विद्यार्थियों को पारसी भाषा का व्याकरण घंटाग्रह कराया जाता था। जो पारसी भाषा का जो व्याकरण था उन्हें याद करवाया जाता था। वर्णमाला की लिपि पारसी होती थी, फिर भी उर्दू एक प्रमुख विषय था। फिर उच्च शिक्षा मदरसा में दी जाती थी। साथियों, मध्य युग में उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी, जहां विद्वान विद्यार्थियों को व्याख्यान देते थे। मदरसों का संचालन राज्य सरकार के द्वारा होता था। जो विद्यार्थी मकतब की पढ़ाई पूरी कर लेते थे उन्हें मदरसे में प्रवेश मिलता था। उस शिक्षा को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, एक तो धर्मनिरपेक्ष और एक धार्मिक। पाठ्यक्रम 10 से 12 वर्ष का होता था। धर्मनिरपेक्ष विषयों में अरबी, व्याकरण, साहित्य, तर्कशास्त्र, ताबीई, रियाजी और विज्ञान, दर्शन शास्त्र, इतिहास, गणित, ज्योतिष विधि, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र आदि होते थे। शिक्षा का माध्यम अरबी था। तो मध्य युग में जो शिक्षा का माध्यम क्या था? अरबी था। साथियों, यद्यपि औरंगजेब ने अरबी के स्थान पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए बल दिया था। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत गहन अध्ययन, कुरान पर टीका, पैगंबर मोहम्मद साहब की परंपरा, इस्लामी कानून और कभी कभी सूफी मत के सिद्धांत आते थे। प्रारंभ में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर मोहम्मद साहब ने बल दिया था। साथियों, यानी जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर सबसे पहले किसने दिया था बल? मोहम्मद साहब ने। लेकिन भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के बाद ऐसे धर्म परिवर्तित मुसलमानों के लिए धार्मिक शिक्षा देने की आवश्यकता समझी गई। इसलिए मदरसों के पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा सम्मिलित की गई। इसके बाद में साथियों अकबर के शासनकाल में पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया और जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों को समान रूप से मदरसों में शिक्षा मिल सके। अकबर का विचार था कि हिंदुओं को केवल इस्लामी शिक्षा देने से साम्राज्य की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने हिंदुओं को उच्च शिक्षा देने के लिए मदरसों की स्थापना की थी, जहाँ उन्हें हिंदू धर्म, दर्शन और साहित्य की शिक्षा पारसी भाषा के साथ दी जाती थी। साथियों,
औरंगजेब ने शिक्षा पद्धति के दोषों को दूर करने का प्रयास किया। उसने स्वयं अनुभव किया था कि इतिहास अनुभव था कि उनके गुरु ने उन्हें उचित शिक्षा नहीं दी। इसलिए वह चाहता था कि विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाए वह उपयोगी हो। वह इतिहास, भूगोल, युद्ध कला, राजनीति, दर्शन शास्त्र, कूटनीति आदि विषयों के अध्ययन पर बल देता था। औरंगजेब का ध्यान राजकीय परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने की तरफ अधिक था। उसने जनसाधारण की प्रगति की तरफ ध्यान नहीं दिया। कानून की शिक्षा भी मदरसे में दी जाती थी। चिकित्सा के क्षेत्र में इस्लामी शिक्षा का स्तर गिरा हुआ था। संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी। ये काफ़ी लोकप्रिय थी साथियों। शिक्षा प्रणाली मकतब में साथियों अधिकतर मौखिक शिक्षा दी जाती थी। अकबर ने शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना आवश्यक समझा। प्रचलित ढंग की शिक्षा से बालकों को वर्णमाला सीखने से बहुत अधिक समय लगा था। इसलिए उसने शिक्षा में सुधार कर वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देने की पद्धति का विकास किया। इसलिए विस्तृत जानकारी आईने अकबरी से मिलती है, जिसके अनुसार प्रत्येक बच्चे को वर्णमाला का ज्ञान कराना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद उसे कविता और ईश्वर प्रार्थना के गीत कंठाग्रह करना चाहिए। ऐसा करने से बालक 1 महीने में उतना सीख लेता है जितना वह 1 वर्ष में पढ़ता है। उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी साथियों। वह भी प्राय मौखिक ही होती थी। अध्यापक व्याख्यान देते थे और विद्यार्थी को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता था। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान देता था। फिर भी बौद्ध शिक्षा प्रणाली की तरह मॉनिटर पद्धति प्रचलित थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक की अनुमति से उच्च कक्षा के विद्यार्थी निचली कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, परंतु अकबर इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि इससे बहुत समय नष्ट होता था। इस दोष को दूर करने के लिए प्राचीन भारतीय पद्धति का अनुसरण किया। जिन मदरसों में धर्म, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र और राजनीति जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी, वहाँ विश्लेषणात्मक तरीकों को प्रयोग में लाया जाता था। महत्वपूर्ण विषयों पर राज दरबारों के विद्वानों के बीच वाद विवाद होता था। फिरोज तुगलक और अकबर के दरबार इस प्रकार के वाद विवादों के लिए प्रसिद्ध थे। मध्यकाल में स्वाध्याय की पद्धति भी प्रचलित थी साथियों। मध्य युग में शिक्षा प्रणाली लचीली नहीं थी, ये अधिक कठोर और अनुत्पादक थी। इसकी सबसे बड़ी विफलता ये थी कि इसमें समय अनुकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। मध्यकाल में प्रचलित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मुल्ला निजामुद्दीन ने 18वीं शताब्दी में तर्द-ए-निज़ामी निश्चित किया तथा उसके अनुसार यह पाठ्यक्रम भारत में मुसलमानों के शासन के आरंभ में प्रचलित था। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत निश्चित किया गया तथा उनके अनुसार यह पाठ्यक्रम भारत में मुसलमानों के शासन के आरंभ में प्रचलित था। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 विषय थे तथा प्रत्येक विषय की अलग अलग पुस्तकें थी। सर्फ, नहव, मंतिक, हिकमत, रियाजी और छठी की बुक थी बलागत जो साहित्य शास्त्र था। फ़िक़्ह यानी उनका न्याय शास्त्र था। उसूल ए फ़िक़्ह न्याय शास्त्र के सिद्धांत थे। इसमें कलाम तर्क विद्या थी और 10वीं थी इसके अंदर तफसीर कुरान टीका था ये, और हदीस यानी परंपराएं। तो साथियों जो मध्यकालीन जो शिक्षा थी, क्या उसमें दंड और पुरस्कार दिया जाता था? तो विद्यार्थियों को अपराध करने पर कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था साथियों। राज्य की तरफ से इस संबंध में कोई विधान न रहने के कारण शिक्षक दंड देने में अपने विवेक से काम लेते थे। अनुशासन, सदाचार और विनम्रता विद्यार्थियों के विशेष गुण समझे जाते थे। इसका उल्लंघन करने पर उन्हें बेंत या कोड़े लगाने का दंड दिया जाता था। इसके विपरीत योग्य और प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाता था। उन्हें सनद और तमगा सत्र के अंत में दिया जाता था। मदरसों से पढ़े हुए विद्यार्थियों को राज्य प्रशासन में ऊंचे पदों पर रखा जाता था और जिन विद्यार्थियों का उच्च पदों के लिए चयन हो जाता था उनके सिर पर इमामा पगड़ी बांधकर उसका विशेष सम्मान किया जाता था। इसके अंदर मदरसे में परीक्षा पूरी कर लेने के बाद शैक्षणिक विशेषता की सनद दी जाती थी, जिसे दस्तरबंदी कहते थे।
शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने जब अपनी शिक्षा पूरी कर लिया तो उनके गुरु मौलाना अलाउद्दीन उसीली ने औलिया के सिर पर पगड़ी बांधी। कुछ धनी वर्ग के लोग भी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए वजीफे देते थे। स्त्री शिक्षा कैसी थी उस ज़माने में? तो मध्य युग में स्त्रियों की शिक्षा के लिए विधिवत कोई संस्थाएं नहीं थी साथियों। स्त्रियां पुरुषों के साथ मकतबों और मदरसों में अध्ययन के लिए नहीं जा सकती थी। लड़कियां केवल उस क्षेत्र की मस्जिद से संलग्न मकतब में जाती थी जिसका उद्देश्य साधारण ढंग से लिखना और पढ़ना होता था। इसलिए मुस्लिम स्त्रियां शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी थी। मुगल काल में स्त्री शिक्षा के लिए संस्थाएं खोलने का प्रयास किया गया। राज परिवार और अभिजात वर्ग की स्त्रियों के लिए उनके घरों में पढ़ने की सुविधाएं थी। राज परिवार की कुछ स्त्रियां साहित्य और संगीत में कुशल थी। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया एक विदुषी और रणकुशल महिला थी। बाबर की पुत्री गुलबेगम बेगम ने हुमायूंनामा लिखा। सलीमा, नूरजहाँ, मुमताज़ और जहारा बेगम साहित्य में विशेष रुचि थी। औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा अरबी और पारसी भाषाओं में पारंगत थी। वह एक कवयित्री भी थी। उसने दीवान मखफ़ी नामक पुस्तक लिखी। तो साथियों, मध्यकालीन शिक्षा के अंदर गुरु और शिष्य में क्या संबंध था? तो इस्लामी शिक्षा पद्धति में गुरु का सम्मान किया जाता था। जैसे कि वैदिक साहित्य होता था तो उसके अंदर भी गुरु का सम्मान था, और इसके अंदर जो इस्लामिक शिक्षा थी इसमें भी गुरु का सम्मान किया जाता था। यद्यपि उनके वजीफ़ा कम मिलता था, परंतु समाज के सभी वर्गों के लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। गुरु अपने शिष्य को अपने पुत्रों की तरह समझते थे और इस प्रकार उन्होंने प्राचीन भारतीय पद्धति को अपनाया। हमीद कलंदर ने लिखा है कि बदायूं का मौलाना अलाउद्दीन उस्ली सभी विद्यार्थियों को जो उनके पास जाते थे निःशुल्क शिक्षा देते थे। गुरु यद्यपि आर्थिक संकट में जीवन व्यतीत करते थे, फिर भी वे अपने उस समय की आवश्यकता के अनुसार ये अनुदान स्वीकार करते थे। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि मोहम्मद तुगलक अपने गुरु कुतलुका का बड़ा सम्मान करता था। मध्य युग में परीक्षा की कोई नियमित प्रणाली नहीं थी साथियों। गुरु अपने शिष्य को उसकी योग्यता के अनुसार अगली कक्षा में प्रवेश देते था। शैक्षणिक विशिष्टता के प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार दिए जाते थे। तर्क और तर्कशास्त्र में पारंगत विद्यार्थियों को फाजिल, धर्मशास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने पर आलिम और साहित्य में ज्ञान प्राप्त करने पर काबिल की उपाधियाँ दी जाती थी। शिष्य के लिए गुरु की सेवा करना परम कर्तव्य माना जाता था। तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी उसी में भी यही व्यवस्था थी साथियों कि जो गुरु की जो सेवा करना था विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए उनका एक प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। इसके बाद में साथियों छात्रावास केवल मदरसों में ही होते थे साथियों। मदरसे और छात्रावास के खर्च के लिए कभी कभी बड़ी जागीरें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती थी। फिरोज तुगलक ने विशाल मदरसों का निर्माण करवाया था। इब्न बतूता ने एक ऐसे मदरसे का उल्लेख किया है जिसके अंदर 300 कमरे थे, जहां विद्यार्थीगण प्रतिदिन कुरान का अध्ययन करते थे और उन्हें प्रतिदिन खाने और कपड़े के लिए भत्ता मिलता था। वहाँ के विद्यार्थियों को प्रतिदिन स्वादिष्ट मुर्ग, चपातियाँ, पुलाव, खोरमा और एक तस्करी मिठाई दिया जाता था। प्राचीन काल के आश्रमों और बौद्ध विचारों की अपेक्षा मध्य युग में छात्रावास का जीवन अधिक सुविधाजनक और कठोर अनुशासन भी नहीं था साथियों। इसमें शिक्षा के प्रमुख केंद्र, ये बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों आपके लिए। मध्यकाल में कोई नगर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र तभी बन सकता था यदि वह मुस्लिम शासक की राजधानी हो या किसी जागीरदार, प्रशासक या विशिष्ट अमीर का निवास स्थान हो। धार्मिक महत्व के स्थान दरगाह, खानकाह भी शिक्षा के केंद्र बन गए। इस प्रकार आगरा, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, जौनपुर, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, बीजापुर, अहमदाबाद इस्लामी शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन गए थे साथियों। मध्यकाल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। सिकंदर लोदी ने वहाँ सैकड़ों मदरसों की स्थापना की। अरब, ईरान और बुखारा के बहुत से विद्वान यहाँ आए और उन्हें राजकीय संरक्षण मिला।
अकबर के जो शासनकाल में आगरा इस्लामी शिक्षा, संस्कृति, कला और दस्तकारों का महत्वपूर्ण केंद्र बना। दिल्ली मुस्लिम शासकों की राजधानी रही। मुस्लिम शासकों ने इसे शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाने का प्रयास किया। नसरुद्दीन मोहम्मद ने नासिरिया मदरसे की स्थापना की। अलाउद्दीन के समय में बहुत से विद्वान और दार्शनिक दिल्ली आए। फरिश्ता ने लिखा है कि 43 प्रख्यात विद्वान अलाउद्दीन द्वारा स्थापित मदरसों में पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए। 37 फिरोज तुगलक ने यहाँ 30 मदरसों की स्थापना की। मुग़ल काल में हुमायूं ने भूगोल और नक्षत्र शास्त्र के अध्ययन के लिए यहाँ एक मदरसा स्थापित किया। सन 1561 में महामंगा ने एक मदरसा खोला। दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में जौनपुर इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इब्राहिम सरकी ने शिक्षा के विकास के लिए काफ़ी योगदान दिया। शेरशाह सूरी ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार बीदर भी शिक्षा के लिए सर्वाधिक परिचित था। महमूद गवा ने एक मदरसा स्थापित किया। बीदर में शिक्षा के विकास के कारण बहमनी राज्य में शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया था। पंजाब नक्षत्र शास्त्र और गणित, दिल्ली इस्लाम की परंपराओं, रामपुर तर्कशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र और लखनऊ सदाचार की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। इस्लाम की उच्च शिक्षा अरबी और हिंदू धर्म की संस्कृत में दी जाती थी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इस्लाम की जो उच्च शिक्षा दी जाती थी वो अरबी में दी जाती थी और जो हिंदू धर्म की जो शिक्षा थी साथ ही वो संस्कृत भाषा में दी जाती थी। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष। इस्लामिक शिक्षा ने धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक शिक्षा में सामंजस्य स्थापित किया। इस्लाम दूसरे संचार के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता, इसलिए इसने भौतिक और सांसारिक सुखों पर अधिक महत्व दिया। इस्लामी शिक्षा एक और विशेषता ये थी कि साहित्य और इतिहास लेखन को प्रोत्साहन मिला। इस युग में बहुत से ऐतिहासिक ग्रंथों का निर्माण हुआ। मुसलमानों के भारत में आने के पहले देश का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है। केवल कलहण की राज तरंगिणी इतिहास की श्रेणी में रखी जा सकती है। मुस्लिम शासकों ने इतिहास को आत्मकथाओं के रूप में लिखा और विशिष्ट इतिहासकारों को संरक्षण प्रदान किया। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की तरह इस्लामी शिक्षा प्रणाली में भी गुरु और शिष्य के संबंध बहुत निकट थे। इस्लामी शिक्षा प्रणाली का मुख्य दोष ये था कि इसमें भौतिकवाद पर अधिक बल दिया गया और आध्यात्मवाद की अवहेलना की गई। इस्लामी शिक्षा संस्थाओं में पारसी और अरबी भाषाओं की प्रधानता थी। तो इस्लामिक शिक्षा के अंदर 2 भाषाओं में दिया जाए, पारसी और अरबी, जिसके कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास न हो सका। इस शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को अलग रखा गया क्योंकि पर्दा प्रथा के कारण वे अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती थी। इस शिक्षा पद्धति में स्वाध्याय और मौलिकता के लिए कोई स्थान नहीं था। इसका निष्कर्ष हम देख सकते हैं साथियों कि प्रारंभ में मध्ययुगीन शिक्षा प्रणाली राजनीतिक उद्देश्यों से अभिप्रेरित थी, परंतु धीरे धीरे उसमें ठोस परिवर्तन हुए जिसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना था। हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों ने इसको समान रूप से ग्रहण किया। मध्यकाल में देश की सभी शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम शिक्षा पद्धति लगभग एक प्रकार की थी, परंतु विभिन्न शासकों के समय इनमें कुछ परिवर्तन हुआ, जैसे फिरोज तुगलक, अकबर, औरंगजेब आदि, जिन्होंने शिक्षा के व्यावसायिक स्वरूप पर बल दिया, यानी उसकी ओर ध्यान दिया। तो साथियों, यह था हमारा मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। और साथियों, मैं हायर एजुकेशन सिस्टम से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लगातार। और आपने अगर पहले प्राचीन भारत में शिक्षा का जो वीडियो वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो आने वाले अगले वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।